श्रोताओं नमस्कार। आज विविध भारती के स्टूडियोज में एक लेखक हैं, एक निर्माता हैं, निर्देशक हैं और भी बहुत कुछ हैं, जाहिर है। चलिए उनके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। आप जो हैं देशभक्ति की भावना, क्रांतिकारी भावनाओं को जगाते इनके जो है आर्टिकल हुआ करते थे। निश्चित रूप से लेखक हैं तो जो विषय होते हैं वो सार्थक होने चाहिए, ऐसा इनका मानना रहा है। और एक टीवी पत्रकार के रूप में आपने देश के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में जो है योगदान दिया है। एक पत्र संपादक के रूप में भी आपने अपनी भूमिका निभाई है। फिर आपने महसूस किया कि फिल्मों के माध्यम से बड़े ही प्रभावी ढंग से और व्यापक रूप से एक पत्रकार के कार्य को, उसकी सोच को संपन्न किया जा सकता है, उसे फैलाया जा सकता है। टीवी के लिए इन्होंने भारत एक दर्शन धारावाहिक को प्रस्तुत भी किया और निर्देशित भी किया। कई दक्षिण भारतीय फिल्मों का निर्देशन किया, टीवी के विज्ञापन भी तैयार किए, हिंदी फिल्मों का भी निर्माण किया, उसका निर्देशन किया। ये सब बातें जो हैं आपका एक विशिष्ट परिचय देती हैं। साथ ही साथ इनके साथ ये भी है कि जेएनयू से आपने पढ़ाई की, एमफिल आपने किया हुआ है। और जहाँ तक फिल्मकारों की बात है तो मुकुल एस आनंद के साथ आपने पहले पहल फिल्मी सफ़र की शुरुआत की। फिर आशुतोष गोवारिकर, राम गोपाल वर्मा जैसे निर्देशकों के साथ आपने काम किया। आप कह रहे होंगे कि कितना कुछ बता दिया, हमारे मेहमान हैं कहाँ? जी हाँ, हमारे मेहमान हमारे साथ आपके अपने विविध भारती के स्टूडियोज में हैं, जिनका नाम है अतुल गर्ग। जी हाँ, हो सकता है आपने इनकी फिल्में देखी हो और नहीं भी देखी है तो आने वाले दिनों में इनकी फिल्में, इनका कार्य आपको दिखलाई पड़ेगा और आप जुड़ पाएंगे। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि अतुल गर्ग जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। कैसा महसूस हो रहा है आपको विविध बहुत भारती के स्टूडियोज में? बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे, आपके दर्शकों से हम लोग जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जी हाँ, हमारे श्रोता हर बार जब हमारे मेहमानों से मिलते हैं तो बहुत उत्साहित भी रहते हैं सुनने जी के लिए और अपनी प्रतिक्रियाएं भी जो हैं हमारे फेसबुक पेज पर देते रहते हैं। चलिए, आपने चूंकि पत्रकारिता की है जी तो एक पत्रकार के रूप में मैं अब आपसे कुछ जानना चाहता। बिल्कुल स्वागत है। आप अपने बारे में बताइए सबसे पहले तो। सर, मैं तो एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, बहुत ज़्यादा तो मैं क्या बताऊँ अपने बारे में, लेकिन ये है कि पत्रकारिता से जीवन में कैरियर की शुरुआत करी। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि जब मैं बहुत कम मेरी उम्र थी, 16-17 साल का था, तो मैंने एक अखबार का संपादन किया था जिसका नाम जिंदा सवाल है। तो दमन, शोषण, अत्याचार के खिलाफ एक जिहाद हुआ करता था उसमें। जी हाँ, आपकी उसकी क्रांतिकारी सोच शुरू से उसकी रही है। उसकी टैगलाइन थी। तो ये जो सवाल हुआ करते थे वो किस तरह के हुआ करते थे? सवाल तो जिंदा होने चाहिए ना सर। हाँ, जैसे? समाज के सवाल हमेशा हर युग में रहे हैं, हर समय मौजूद होते हैं, और उन सवालों से जो अपने आप को प्रबुद्ध कहते हैं, उनको, उन सवालों को से दो चार करना चाहिए, उनको उठाना चाहिए, उनके समाधान तलाशने चाहिए, और ये प्रक्रिया हमेशा होती रही है। आप चाहे किसी भी कालखंड को लें, जी जी। आज के समय को लें या प्राचीन समय को लें, हमेशा से उस समय के समकालीन सवालों को उठाने की कोशिश प्रबुद्ध जन करते हैं, उनका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सवाल तो जिंदा ही होने चाहिए। तो ये जो प्रक्रिया है जी जो आपने अभी बतलाई, इस प्रक्रिया से जुड़ने के पीछे का कारण क्या रहा है? किन से आप इंस्पायर हुए हैं? प्रेरणा किससे आपने ली? कैसे आपको लगा कि जो सवाल हैं उन सवालों से जुड़े जो जिंदा होते हैं, या जिंदा जिन्हें करना चाहिए या जिन्हें जिंदा रहना चाहिए? सर, जिंदा चीजें जो है व्यक्ति को आंदोलित करती हैं, उद्वेलित करती हैं। जिस किसी के पास ये नज़र होती है कि वो जिंदा चीज़ों से रूबरू हो पाते हैं या उनकी संवेदनाओं को महसूस कर पाते हैं, और ऐसे हजारों लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो उन संवेदनाओं को पकड़ पाते हैं, और वो संवेदनाएं फिर उनके लिए जिंदा सवाल बन जाती हैं। क्या बात है! फिर वो ऐसे सवाल बन जाते हैं कि मैं तो कहूँगा कि वो जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है, जीवन मरण का प्रश्न जिसको कहना चाहिए सीधे शब्दों में, वो बन जाता है। लगता है कि अगर ये चीज़ें हल नहीं हुई, जी। इन सवालों के जवाब नहीं खोजे गए, मुझे नहीं मिले, दुनिया को नहीं मिले, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या बात है! तो ये जिम्मेदारी जो है आपने महसूस की कि ऐसे सवालों से जुड़े, ऐसी बातों से जुड़े, जी ऐसी प्रक्रिया से जुड़े जी और ऐसा जो माहौल है उसके साथ जुड़े जिसमें तकलीफें तो हैं लेकिन जी उन्हें दूर करने के लिए भी कुछ ना कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। जी और वो कदम अपने अपने लिहाज से, जैसे कि आप लिखने वाले रहे हैं, बोलने वाले रहे हैं, सोचने वाले रहे हैं, जी तो आपने पत्र पत्रिकाओं का जो है सहारा लिया,
मीडिया का सहारा लिया और अपनी बात और अपने समाज की बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसका आपने जिम्मा लिया। ये स्वतः होता है सर, ये मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि मैंने जिम्मा लिया, अलग से नहीं लिया आप। अलग से जिम्मा नहीं लिया। ये एक बहुत सहज प्रक्रिया जिसको कह सकते हैं कि ये हर सोचने समझने वाले, हर जिंदा व्यक्ति जो कि जागरूक होता है, थोड़ा संवेदनशील होता है, तो उसके अंदर ये चीजें चलती हैं। और कुछ लोग इस चीज को अभिव्यक्त कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, या किसी को मौका नहीं मिलता है। लेकिन अभिव्यक्ति तो मैं कहूँगा हर व्यक्ति करता है, कोई गुस्से से करता है, कोई क्रोध से करता है, कोई रो के करता है। व्यक्ति के अंदर अभिव्यक्ति की अपार क्षमताएं हैं जी। और हर व्यक्ति अभिव्यक्ति करता है, निश्चय। अपने अपने ढंग से करता है। कोई गाना सुन के करता है, कोई गाना गा के करता है, कोई लेखनी चला के करता है, कोई सीमा पे खड़े होके करता है। क्या बात। हम ये नहीं कह सकते कि अभिव्यक्ति कोई एक पत्रकार कर रहे हैं, लेखक कर रहे हैं, फिल्मकार कर रहे हैं। अभिव्यक्ति सभी लोग कर रहे हैं। माँ अभिव्यक्त देखिए किस तरीके से करती बिल्कुल। है, एक बच्चे का लालन पालन करके उसको बड़ा करती है, उसको संस्कार देती है, उसको एक इंसान बनाती है। इंसान का बनाना एक बहुत बड़ी अभिव्यक्ति है। क्या तो मैं तो कहूँगा कि क्रिएटिविटी जो है ये मनुष्य की एक जन्मजात उसके अंदर देन है, जो प्रकृति की कहिए, परमात्मा की कहिए, तो ये हर व्यक्ति के अंदर होती है, हमें ऐसा लगता है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन जो माध्यम होते हैं वो उसका प्रचार करते हैं, उसका प्रसार करते हैं। जी, और जी। जाहिर है जब आप ऐसे माध्यमों से जुड़ते हैं जी। तो आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जी। आपकी संवेदनाएं जो हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए आप बड़े ही ढंग से, बड़े ही मतलब जीवंतता के साथ में उसे अपनी बात, लोगों की बात आप अपनी आवाज़ में, अपनी लेखनी में कहते हैं। यही वजह है कि आपने जेएनयू जैसे जो शैक्षिक संस्थान हैं वहाँ से अपनी पढ़ाई की और एमफिल आपने किया है। विषय क्या रहा है आपका? मैं हिस्ट्री में किया। और जाहिर है इसी वजह से हिस्ट्री को लोगों तक पहुंचाने का भी जिम्मा अब आपने ले लिया है। इसके बारे में अब आप नहीं कह सकते कि आपने नहीं लिया है, क्योंकि आने वाली बातों में वो बात जाहिर हो जाएगी। आप एक लेखक हैं, निर्माता हैं, निर्देशक हैं और अपने आप को अभिव्यक्त करना इन्हें खूब आता है। आपने शुरुआती बातचीत में ही ये जान लिया होगा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जो है अतुल जी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पढ़ाई के दिनों में आप अन्य छात्रों से, या यूं कहिए कि अपने सहपाठियों से, अपने दोस्तों से, यारों से अलग तरीके से रहे, प्रबुद्ध तरह रहे, या जैसा जीवंत जीवन जीते हैं स्टूडेंट्स उसी तरह से आपने अपनी पढ़ाई पूरी की, या बड़े ही कहते हैं ना पढ़ाकू किस्म के रहे हैं आप? जाहिर है एमफिल किया है आपने, पीएचडी की है, तो एकदम पढ़ाकू, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट क्लास, मेरिटोरियस, इस तरह से रहे आप? ये डिविजन्स तो अच्छी आती नहीं, लेकिन मैं खुद को एक मीडियोकर छात्री मानता रहा हूँ और पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीजों से बहुत जुड़े रहते थे। जी जी। जैसे मैं तो कहूँगा छात्र राजनीति से भी जुड़े रहते थे। वाह, क्या बात है। क्योंकि ड्रामा निश्चित है, सांस्कृतिक गतिविधियों का भी सांस्कृतिक जुड़ना गतिविधियां, जी। वाद विवाद प्रतियोगिता, इस तरीके की जो एक्टिविटीज कॉलेज में एक्सप्रेशन होते शुरू से आपका बेहतर रहा है। जी, ये तो है ही। कह सकते हैं। इसीलिए इतने कम उम्र में मैं तो कहूँगा कि शायद मैं 18 साल का भी नहीं था, उससे पहले ही मैंने सखवार का संपादन किया। अब आपसे पीछे की जो बातें हैं वो पूछें उससे पहले मैं वर्तमान की बात भी बिल्कुल जानना चाहता बिल्कुल। हूं। आपकी एक फिल्म आने वाली है जी, 2 फिल्में तो अभी तैयार हैं, आने और वाली वो हैं। स्क्रीन पर जो है हिंदी फिल्म है। हिंदी फिल्म दोनों। पहली फिल्म के बारे में बताइए जिसको आप अभी पहला मान रहे हैं। पहला चोला फिल्म है। मतलब किस तरह का चोला ओढ़ कर, उस तरह का चोला, जी, ओढ़ने वाला चोला, तो क्या है उसका सार चोला कहानी का? थोड़ा सा इसको देखा जाए, चोला तो शरीर को भी चोला कहते हैं। हाँ जी, ये ओढ़ा ही हुआ है। आत्मा ने एक चोला ओढ़ा हुआ जी, है। एक तो उस अर्थ में चोला को ले सकते हैं। हमने एक आडंबर का भी चोला बदला हुआ होता है। हाँ जी, हाँ। हमारा जो साधारण लिबास है उसको बदल के एक चोला पहन लेते हैं। हाँ। जो हमारा है नहीं, जो हमने एक चोला पहन लिया, तो वो फिर आडंबर में आ जाता है। जी। और आडंबर करने की क्या जरूरत है? उस कथानक का सार कह सकते हैं। चोला बदलने की क्या जरूरत है? आप जैसे हैं वैसे ही रहें। जी। और जो काम करना है उस काम को करें। एक विशेष चोले का धारण करके आप उस काम को क्यों करते हैं? या उस चोले से आप क्या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, या क्या लोगों को भ्रम में डालना चाहते हैं? हाँ, वही है। भ्रम में डाल के क्या लाभ लेना चाहते हैं? तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ये एक प्रश्न है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्न भी है, उसका जवाब भी है। उसका जवाब भी है। चोला फिल्म कि इसकी कोई आवश्यकता तो है नहीं। जी जी। तो ये सारा ड्रामा क्या है? अच्छा, सीधी सच्ची बात। मैं खुद अपने मुंह से क्या कहूं, लेकिन कहना ही पड़ रहा है। जैसे हम इसको देखें तो सन्यास की अगर बात कहें, तो सन्यास में भी चोला बदलने की क्या जरूरत है? सन्यास एक मन का भाव है और सन्यास जीवन की सर्वोच्च
अवस्था है, लेकिन सर्वोच्च अवस्था मानसिक तौर पे है, मन के तौर पे है कि आपका मन जो है ना सन्यासी हो जाए, आपका तन भी सन्यासी हो जाए, आपके कपड़े सन्यासी हो जाए, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। मन को संन्यास्त करना ज्यादा जरूरी है, मन में वो सेंस ऑफ डिटैचमेंट लाना जरूरी है और उसमें स्थित होना जरूरी है। संन्यस्त भाव में स्थिति जो है वो मनुष्य की सबसे बड़ी स्थिति है। कपड़े बदल के जो लोग सन्यासी हो जाते हैं तो वो कोई बड़ी स्थिति ये नहीं एक होती। दिखावा भर होता है। तो मैं इस कहानी को आपने किस नज़रिए से कहा होगा, किस अंदाज से कहा होगा और कैसा फिल्माया होगा, इसे देखने की इच्छा निश्चित रूप से हो रही है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। बातों में तो अब सचमुच में हम खो गए थे वहीं पर हाँ जी। कि ये जो सच है कि जब आप मन से अगर आप में विरक्ति का उस तरह का भाव नहीं आया है, डिटेचमेंट का, जी और आप ये दर्शाना चाह रहे हैं कि आप डिटेच्ड हैं, और चूंकि वो डिटेच जो लोग रहे हैं जी। वो ये कपड़े पहना करते थे और आप उस कपड़े को पहनकर अपने आप को उनके बराबर समतुल्य उनके बनाने की बराबर, कोशिश कर रहे हाँ, कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं भी वही डिटैच्ड हूँ। तो डिटैचमेंट को बताने की जरूरत नहीं है। डिटैचमेंट बहुत एक इनर चीज है। जैसे राजा जनक के बारे में कहते हैं, उनको विदेही कहा जाता है हैं। जी। कि वो जीवन का सारा काम करते थे लेकिन विदेह थे। वो उसी तरीके के कपड़े पहनते थे, सारी चीजों में सम्मिलित होते जो जो राजकाज की चीजें हैं, लेकिन उन्होंने कोई कपड़े चेंज नहीं किए थे। आवश्यकता ही नहीं हुई उसकी कभी। आवश्यकता है ही नहीं। ये फिल्म ये कहना चाहती है कि उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको वास्तविक तौर पे जीवन की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए अपने अंदर विरक्ति का भाव लाने की आवश्यकता है, या उसको विरक्ति का भाव डेवलप करने की आवश्यकता है, जो कि बड़ी गहरी साधना से होता है। सामान्य चीज से वो भाव विकसित नहीं हो सकता। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना की एक ऊंची अवस्था है। और इस अवस्था को पाने के लिए आप सिर्फ आडंबर और दिखावा नहीं कर सिर्फ सकते। दिखावा और सिर्फ चोला बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्या उसमें बात है। स्थित होने की आवश्यकता है। ये फिल्म ये चलिए, कहना हम चाहती है। उम्मीद करते हैं और, कि आपकी ये फिल्म जो है दर्शकों को खूब और पसंद इसमें आएगी। एक गाना तो कबीर का है जी। कि घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। हा, वाह! गाने की चूंकि आपने बात कर दी है, जी तो ये फिल्म जब आएगी तो इस गाने को भी हमारे श्रोता साथी जो है देखेंगे। जी। और आपकी फिल्म को भी, चूंकि आपने अपनी फिल्म के बारे में इतने प्यारे ढंग से और इतने आत्मीय ढंग से बताया है हाँ। कि उसके साथ अब बोल सकते हैं हम कि हमारी इच्छा होने लगी है कि जल्दी फिल्म रिलीज हो। तैयार है, बस रिलीज। फिल्म फेस्टिवल में हम लोग जा रहे हैं, वहां भी फिल्म को दिखाया जाएगा। अच्छा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंटरेस्ट, गोवा में? हाँ जी। अरे वाह, क्या बात है! और फिर बाद में इसे प्रदर्शित किया जाएगा बाद में सिनेमा प्रदर्शन घरों में। जी हमने चोला फिल्म की यहाँ बात की, आपने 2 फिल्में बताई हैं जो जी बिल्कुल जी तैयार हैं। जी। ये तो एकदम लेटेस्ट है अभी, बस दोनों ही तैयार हैं, बिल्कुल। रिलीज के लिए और ये तैयार पहुंच जाएंगे बहुत जल्द, जो है दर्शकों तक भी, सिनेमा घर जी में भी जी पहुंच जाएंगी। जी। अभी फेस्टिवल्स में है, दोनों जा रही हैं फेस्टिवल, फेस्टिवल दोनों में, जा रही। और फिल्म दूसरी फेस्टिवल। फिल्म कौन सी है? दूसरी फिल्म सर एक कश्मीर पे है, जिसका नाम है कश्मीर, और एक टैग लाइन है नीचे, एनिग्मा ऑफ पैराडाइज। कश्मीर जो है, स्वर्ग जो है, पहेली कैसे बन गई, क्योंकि कश्मीर सर एक पहेली है। जितना मैंने उसको समझने की कोशिश की है, तो कैसे सुलझाएंगे आप पर्दे पर उस पहेली को? ये फिल्म एक प्रयास है उस पहेली को समझने का और उस पहेली को सुलझाने का भी। किसी कहानी से जोड़कर होगी? ये फिक्शनल कहानी, हमने कश्मीर के 100 साल का अच्छा इतिहास, अच्छा, जी जी। 1925 से लेके और आज तक की कहानी हम फिल्म में दिखा रहे हैं। वाह, फिक्शन और रियलिटी को मिक्स करके, ब्लेंड करके कहानी, बड़ी अच्छी कहानी तैयार की गई है और वाह, फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है। क्या बात है! कश्मीर से तो वैसे भी पूरे भारतवासियों का लगाव ऐसे भी है। बहुत ज्यादा वहाँ है। के नज़ारे, वहाँ का मौसम, वहाँ के लोग, वहाँ और के लोग, कश्मीर नाम ही अपने आप में खूबसूरती का प्रतीक है। और जाहिर है, जब आपने फिल्म का नाम ही कश्मीर दे दिया है तो आपकी फिल्म तो खूबसूरत होगी ही, जी साथ ही साथ कुछ संदेश भी लिए होगी, और वो संदेश लोगों तक बहुत जल्द पहुँचने वाला है, हाँ ऐसा जी आप कहना बिल्कुल। चाहते हैं? जी जी बिल्कुल, प्यार का संदेश है सर। जाहिर है। ये कश्मीर ने हमेशा जो है जीवन को संदेश दिया है। मैं आपको बताऊं, कश्मीर जो है, कहना चाहिए शारदा पीठ की तरह से रहा है। ज्ञान की गंगा कश्मीर से हमेशा बही है, प्राचीन काल से ऐसा रहा है। तो कश्मीर के अंदर वो, कश्मीर की मिट्टी में, कश्मीर के अंदर वो ताकत है मूल तौर पे कि उससे प्यार ही निकलेगा। तो ये फिल्म तो ये कहना चाहती है कि इससे किसी को भी डिरेल होने की जरूरत नहीं है। कुछ निहित स्वार्थ के लोग होते हैं, वो इस तरीके की सही है। दुष्प्रयास करते हैं, लेकिन जो मूल चीजें हैं धरती की या वहाँ के जनमानस की, जो मूल भावनाएं हैं, जो वहाँ की मूल सोच है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। हमारे भारत की जो मूल सोच जो है हमारे वो भारत की कभी सोच खत्म है, नहीं हो सकती। वो कभी खत्म नहीं हो सकती। वो शाश्वत है, जिसको कहना चाहिए बिल्कुल सनातन, जिसको कहना चाहिए। बिल्कुल। तो वो कभी खत्म नहीं हो सकती। और ये चीज हमने वहाँ कश्मीर में महसूस की, शूटिंग के दौरान भी महसूस की, और उसी चीज को हम फिल्म में भी रेखांकित करने की कोशिश कर रहे हैं।
और ये बड़े अच्छे से की होगी आपने। जी इतिहास के साथ साथ पौराणिकता के साथ भी बड़े अच्छे ढंग से जुड़े हुए हैं, अपनी भारतीयता के साथ, यहाँ की संस्कृति के साथ जुड़े हुए। जी। आपसे बातचीत करते हुए ये पूरा हमें महसूस हो रहा है। थैंक और यू सर। अपनी संस्कृति को बहुत ही अच्छे ढंग से आपने फिल्माया होगा, मैं ये पूरी उम्मीद करता हूँ। और कोशिश हमारे तो हमने की है सर। बिल्कुल, और हमारे जो श्रोता साथी हैं, दर्शक हैं, वो इसे पसंद भी करेंगे। और कहानी किस तरीके से आपने पिरोई है कश्मीर के साथ, जी वहाँ की वादियों के साथ, वहाँ जी की ठंडी जो फितरत है उसके साथ, बर्फ के साथ, और चीड़ और देवदार के पेड़ों के जी साथ बिल्कुल। ये तो देखते ही बनेगा। कलाकारों के बारे में जिक्र करना चाहेंगे कि इसमें कौन से कलाकार हैं आप? मैं आपको बताऊं कि काफी सारे कलाकार जो काम कर रहे हैं, अभी जिन लोगों का शूट हुआ है उसमें दरशील सफारी, शायद आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल, तारे जमी पर। तारे जमीन पे जी हैं। जी जी। श्री राम गोपाल बजाज हैं, है आरिफ उसमें। जकारिया हैं, जी जी। आकांक्षा पुरी हैं, अच्छा। रजनीश दुग्गल हैं, अध्ययन सुमन जी हैं, जी जी। प्रणीत भट्ट हैं। कैसा रहा वहाँ का बहुत माहौल, बहुत अच्छा वो रहा। मैं शूटिंग? एक लंबी लिस्ट है। जाहिर है बड़ी फिल्म है, 100 साल की कहानी जी कहने जी। वाली फिल्म है। रजा मुराद साहब हैं, वाह। शरद मल्होत्रा हैं, लंबी लिस्ट है, जी। इसलिए मैं सबका नाम तो नहीं ले सबके पा रहा साथ, और खास करके फिल्म दरशील जो है सफारी। उनके साथ काम श्री करते राम हुए गोपाल बजाज को शायद आप जानते बिल्कुल जानते हैं। एनएसटी में जी एनएसटी जी के जी डायरेक्टर रहे वो। जी। वहाँ पर कलाकारों का कैसा रहा रवैया, मैं कह सकते हैं, या उन्होंने कैसा महसूस किया आपकी कहानी से, वो किस तरह से जुड़ पाए, जी और उन्होंने किस तरह से अपनी कला का प्रदर्शन किया और जी। कहानी को पुख्ता बनाया? मैं एक चीज़ बताऊं श्याम जी आपको, कि कश्मीर में जो मैंने शूट किया है फिल्म, श्रीनगर में किया, पहलगाम में मैंने शूट किया, पुलवामा में मैंने शूट किया, टंगमर्ग पे हमने शूट किया, कोकरनाग में मैंने शूट किया, है। और ऊंचाई पे है जहाँ कहते हैं कि बड़ी आतंकवादी गतिविधियां वहाँ जी जी होती जी हैं, जी। वहाँ भी मैंने लंबे समय तक शूट किया है। और सबसे बड़ी बात जो है ना, वहाँ एक जगह है सिंथन टॉप। अच्छा। आज तक वहाँ, मेरी जानकारी ऐसी है कि आज तक कोई फिल्म वहाँ शूट नहीं हुई, तो वहाँ भी हम लोगों ने शूट किया। वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल था, और मैं तो जब शूट करने के लिए गया वहाँ, तो मैं तो बर्फ़ में फंस गया था। रात को वहाँ फंस गए थे, लेकिन आदमी ने हमारी बड़ी मदद करी। हम लोग वहाँ खड़े थे और अचानक बर्फ़ पड़ने लगी, हमें आइडिया नहीं था, और बर्फ़ इतनी ज़्यादा हो गई कि हम बिल्कुल धंसने वाली स्थिति में आ गए। हमारी गाड़ी पूरी तरह से उसमें जाम हो गई, चारों तरफ से बर्फ़ उसमें भर गई। पूरी शूटिंग की टीम जो थी वो आपके साथ थी उस समय? उस समय साथ नहीं थी, वो लोग दूसरी जगह आप शूट अपनी कर टीम रहे के थे। साथ? मैं रैकी करने के लिए गया था सिंथन टॉप पे। जगह देखना है। तो पहले हमने किया हुआ था, लेकिन अगले दिन शूट था, तो उससे एक दिन पहले मैं वहाँ की तैयारियों के लिए जायजा लेने के लिए गया था। कौन सा किस लेना जगह है, पर कैसे लेना, करना किस है, जगह पर लेना अपने होगा? आर्ट डायरेक्टर के साथ, एक्शन डायरेक्टर के साथ, और वहाँ हम लोग फंस गए। लेकिन भगवान का आशीर्वाद रहा हाँ, आप एक अच्छे काम की ओर, कि मुहिम की कुछ ओर ऐसा निकले हुआ हैं, नहीं। तो जी जाहिर है कुछ बाधाएं तो आएंगी, लेकिन हाँ। सफलता बिल्कुल आपके कदम चूमने के लिए तैयार है, और जी चूम भी जी। रही है हल्के हल्के से। और अब जो है हम कुछ और बातें करेंगे आपसे, आपसे ही संबंधित है। आपने लेखन, प्रोडक्शन, निर्देशन, इसमें कदम रखने से पहले क्या सोचा, या कैसे कदम आपके इस ओर एकाएक मुड़ गए कि आप फिल्मों से जुड़े? आप एक के मेधावी छात्र रहे हैं, पढ़ाई है वो हिस्ट्री में आपने की, फिर आप टीवी से जुड़े, पत्रकारिता से जुड़े, जी जी। लेखनी खास है आपकी, फिर आपने मन बनाया, इतने तक तो हम समझ गए। आगे की कहानी आप कहिए। कहानी तो कुछ खास नहीं, लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्र है पत्रकारिता में, उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। बहुत मजा भी आ रहा था, लेकिन निजी तौर पे मुझे ऐसा महसूस हुआ, शायद सिनेमा एक बड़ा माध्यम हो सकता है अगर हम कुछ कहना चाहते हैं। जी प्रभावी माध्यम हमें लगा सिनेमा, कि सिनेमा में जाएं तो ज़्यादा अपनी बातों को कह पाएंगे। अब जैसे चोला की हम जी बात जी कर जी। रहे हैं, तो इस तरीके की फिल्म, दूसरे अर्थों में कहें तो एक क्रांतिकारी सोच की फिल्म भी हो सकती है, कि इस देश में सनातन संस्कृति है, हम सनातन संस्कृति का बहुत आदर करते हैं। बिल्कुल करते हैं। कहना चाहिए कि जो मनुष्य के अंदर सन्यास की स्थापना किसी तरह से हो जाए और मनुष्य डिटैच्ड होकर जीवन को जिए, तो वास्तव में उसका ये एक इवोल्यूशन होगा। बिल्कुल। और जब जब व्यक्ति इवॉल्व होगा, जब जब उसका उत्थान होगा, तो उसको सन्यास को तो अपनाना ही पड़ेगा, अन्यथा संतुलन की स्थिति को वो हासिल नहीं कर सकता है। तो इस तरीके के जो प्रयास हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो प्रयास हमें लगा कि इस तरीके की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती थी, तो लगा कि सिनेमा के माध्यम से, करेक्टर्स के माध्यम से अगर इसको कहा जाए तो फिर ज़्यादा इसका असर प्रभावी हो सकता है, इसलिए हमने सिनेमा को ज्वाइन किया। हाँ, ये वैसे आपने जैसा कहा अभी हमारी बातचीत में, आपने दो एक बार ये कहा कि क्रांतिकारी, और निश्चित रूप से जब हम इतिहास की बात करते हैं तो क्रांतिकारी नाम से या वर्ड से जो है हमें हमारे जो शहीद और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं वो याद आ जाते हैं। जी लेकिन आप जो है वर्तमान परिदृश्य में उन बातों को ढूंढ रहे हैं जो एक अरसे से चली आ रही हैं,
और उसका ही अनुसरण करने की जो कोशिश हम करते हैं, प्रयास करते हैं और उसी ढंग से अपने आप को दर्शाने की कोशिश करते हैं, उससे अलग हटकर भी उन चीज़ों को, उन बातों को, इटरनल ट्रूथ को आप पा सकते हैं, बशर्ते आप उसके सही अर्थ और मर्म को समझ जाएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि डिरेल करने वाली फोर्सेस बहुत हैं हर तरह से। इंसान को तो जो समझ पाया हूं उसके आधार पर कह सकता हूं कि हर तरीके से हमेशा से इंसान को उसके रास्ते से भटकाने की कोशिशें की जाती रहती हैं। तो इंसान की जिम्मेदारी है कि वो सही रास्ते को पकड़े और मजबूती के साथ उसको पकड़े रहे और आगे बढ़ता रहे, क्या बात है। स्वयं को विकसित करता रहे, ऊंचाइयों की तरफ जाने की कोशिश वो करे। हमारे पास आपके काम की लिस्ट तो बहुत लंबी है, बड़ी है। एक और फिल्म की बात हम कर सकते हैं यहाँ पर। आपने एक फीचर फिल्म बनाई थी आम्रपाली, उसके बारे में कुछ बताइए ना। आम्रपाली सर अच्छी फिल्म है, ये विनोद खन्ना साहब ने भी इसमें काम किया था और ये लोगों को पसंद आई। ये क्या कहती है आम्रपाली कहानी? आम्रपाली एक अच्छा विषय है सर। आम्रपाली इसीलिए आम्रपाली को आज तक लोग जानते हैं क्योंकि उनका संबंध बुद्ध से था। पहली महिला थी जो बुद्ध के संघ में जिनका प्रवेश संभव हो पाया था। कहते हैं कि आम्रपाली इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ ब्यूटी। उस समय वहाँ की बहुत खूबसूरत महिला वो थी और विशेष परिस्थितियों में उन्होंने भी संन्यस्त भाव को प्राथमिकता दी और भगवान बुद्ध की शरण में चली गई थी। और बुद्ध के संघ में स्त्रियों का प्रवेश उस समय तक निषेध था, लेकिन आम्रपाली पहली महिला थी जिन्होंने किस चीज को संभव कराया। जो इतिहास है उसके पीछे का जो मर्म है, जो कथा है और उसका जो संदेश है, वो आपने इस फिल्म में दिया। जी जी। वैसे आपने जो काम किए हैं, इतने सारे काम किए हैं, कर रहे हैं आप, इनमें से जो आपकी पसंदीदा परियोजना है जिसे आपने प्रोड्यूस किया है या जो काम करते हैं, वो किसे मानते हैं आप? मैं समझ सकता हूँ, बावजूद आप किसी माँ को अगर ये कहें कि आपका कौन सा बच्चा सबसे प्रिय है तो उसके सवाल का जवाब देना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि कश्मीर एनिग्मा पैराडाइज जो फिल्म है मेरी, वो मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, क्योंकि उसको कश्मीर में बहुत वहाँ जाना हुआ, कश्मीर की रूह को पकड़ने की कोशिश इस फिल्म में की गई है। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, लिखना, वैसे पढ़े लिखे लोग जो हैं लिखना पढ़ना तो करते रहते हैं, लेकिन एक लेखक के रूप में लिखना ये थोड़ा अलग होता है। तो इसे करने के लिए क्या कुछ करना होता है? आपने क्या कुछ ऐसा किया कि वो पर्दे पर भी आ जाए और छप भी जाए? उसके पीछे की आपकी क्या मंशा शुरू से ये रही है कि छपने के बाद क्या उससे आर्थिक रूप से कुछ फ़ायदा मिलेगा या कुछ आपकी अपनी बात बहुत दूर तक चले जाएगी? क्या उसके पीछे का आपकी सोच क्या रहती है किसी भी लेखन को करने के सर ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया है, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं, अपने निजी जीवन में मैं व्यक्तिनिष्ठता को महत्व कम देता हूँ, वस्तुनिष्ठता को मैं ज़्यादा महत्व देता हूँ। व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा नाम हो जाए, मुझे लोग जान जाए, मेरी खास रुचि उसमें नहीं है। मेरी रुचि ये है कि जो चीज़ है, जो सब्जेक्ट है, जिस चीज़ पे काम हो रहा है, जिस विषय पे चाहे कोई लेख लिखा जा रहा है, चाहे कोई फिल्म बनाई जा रही है, जिस मुद्दे को उठाया जा रहा है, वो लोगों तक जाए, उसमें अगर कोई सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन लोगों तक जाए, उस पर मेरी नज़र ज़्यादा रहती है। एक पत्रकार आपका जाग जाता है और ईमानदारी के साथ उस विषय को लोगों तक पहुंचाने के लिए वो मेरी कोशिश ज़्यादा यही है कि वो चीज़ें लोगों तक पहुंचे, मेरा नाम उसमें पहुंचे नहीं पहुंचे, ज़्यादा मेरा रुझान नहीं रहता है। कॉज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात तो है, लेकिन बावजूद इसके कुछ व्यक्ति तो होते हैं जो जीवन में हमें प्रभावित करते हैं, अपने काम से करते हैं, अपने व्यक्तित्व से करते हैं। तो आपको किस लेखक ने, किस निर्देशक ने, किस शख्सियत ने प्रभावित किया, ज़हनी रूप से भी और ऐसे देखने से भी, सुनने से भी? सर मुझे प्रभावित अगर फिल्मों में देखें तो राज कपूर साहब और सत्यजीत रे, ये दो ऐसे बड़े नाम हैं जो हमेशा प्रभावित करते हैं। राज कपूर जी तो कमर्शियली हिट रहे हैं, लेकिन सत्यजीत रे जो हैं, उनकी फिल्में देखना और उस दौर में उन फिल्मों तक पहुंचना, या वो फिल्में भी जो सामान्य दर्शक तक बहुत कम पहुंच पाई है और भाषा की भी उसमें दिक्कत रही है, तो आप सत्यजीत रे से किस तरह से जुड़ पाए? सत्यजीत रे की जो फिल्में हैं वो बहुत जीवंत हैं, इसलिए मैं उनसे जुड़ पाता हूँ। और दूसरा आपने जो कहा कि दूसरे और किससे प्रभावित रहे, जैसे गांधी जी, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि बहुत मैंने गांधी जी को पढ़ने की कोशिश, महात्मा गांधी जी को, और जितना आप गांधी जी को पढ़ते जाएंगे, जितना उनको समझते जाएंगे, उतना आपको उनके विराट व्यक्तित्व के बारे में, उनके शून्यत्व के बारे में आपको आभास होता चला जाएगा और ये ऐसा पता चलता चला जाएगा कि ये काल पुरुष थे क्या। जैनेंद्र जी ने तो कहीं एक किताब में लिखा भी है कि वो तो अकाल पुरुष हैं।
तो गांधी जी ने बहुत ज़्यादा प्रभावित मुझे किया है। उनका जो बैलेंस है, उनका जो संतुलन है, उनकी जो सत्य के प्रति एक जिजीविषा है, वो बहुत प्रभावित करती है। निश्चित रूप से, क्योंकि आप उस तरह से सोचते हैं और उसी तरह के काम से आप जुड़े हुए भी हैं। जी। क्योंकि आपकी कहानियों में जब हम आम्रपाली की बात करते हैं तो भी ये इतिहास की ओर हमें ले जाती हैं। जी। कश्मीर की बात करते हैं तो 100 साल की कहानी आप कहते हैं। जी। चोला की अगर बात करते हैं तो सनातन जो है हमारा, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी आप ले लेते हैं। तो अपनी इन बातों में आपकी सोच की जो सात्विकता है, आप पर्दे पर उसे साकार करना चाहते हैं और जी। कर भी रहे हैं। कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है सर, ये दोनों फिल्में अभी आ रही हैं और ये दर्शकों को पसंद आए और ये इस उद्देश्य से बनाई गई हैं, उस उद्देश्य में ये कामयाब हो जाएं, कामयाब हो जाए। यही एक अभी सोच बनी हुई है। अच्छा, एक और हिंदी फीचर फिल्म थी, नाम उसका अंग्रेजी में था ऑल यू नीड लव। यस, सबको जरूरत है प्यार की। सबको प्यार की जरूरत है, जीवन प्यार ही है सर, प्यार के प्यार अलावा के तो अलावा है कि हाँ, अब उस प्यार के शेड्स अलग अलग हो सकते हैं। प्यार के शेड्स अलग हो सकते हैं। चोला फिल्म में ये बात कही भी गई है। चोला और- फिल्म का संदेश ये है कि सबको क्षमा कर दीजिए, अच्छा, क्योंकि जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे, जब आप ऊंचे नहीं उठ सकते। आपका खाली होना बहुत जरूरी खाली है, होना बहुत जरूरी वरना है। आप आवाज करते ही रहेंगे। हर चीज से हर समय जी, हमें क्षमा करने की आवश्यकता होती है, हर वक्त 24 घंटे, क्योंकि हर चीज हमें रिएक्शन देती है, तो उस रिएक्शन को क्षमा करना होता है। अगर हम उसमें उलझ जाएंगे तो नीचे गिरते जाएंगे, और क्षमा कर देंगे तो हमारी चेतना ऊपर चलती चली जाएगी, ऐसा हम सोचते हैं। या यूँ भी कह सकते हैं कि इस हाथ ले उस हाथ दे। अगर हम क्षमा करते चले जाएंगे तो हमारी जो बातें हैं, शायद हमारे जो कर्म हैं, वो भी शायद क्षमा होते चले जाएंगे। हाँ, इसके वो पीछे का भाव ये भी हो सकता है। इसकी तो सर मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं तो चेतनागत बात की कह रहा हाँ हूँ जी। कि जैसे ही हम क्षमा कर देते हैं तो हमारा उलझन कम हो जाती उलझन है, कम हो जाती हमारी है। उलझन कम हो जाती है। इसके पीछे कार्मिक थ्योरी क्या हाँ, है, धार्मिक नहीं और व्यापार भी नहीं है। और व्यापार भी नहीं है, उसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा अपना अनुभव कहता है कि जी। जैसे जैसे हम क्षमा करते जाते हैं, वैसे वैसे उलझाव से दूर होते चले जाते हैं, उच्च अवस्था में पहुंचते और हैं। हमारी चेतना बड़ी साफ सुथरी होके आगे चलती चली जाती है। बिल्कुल, और वो हमारे जीवन को बड़े ही प्रभावी ढंग से, आकर्षक ढंग से, सुंदर ढंग से प्रभावित भी करती जी, है, और हम सुखमय बना। और उससे हम डिटैच होते चले जाते हैं। और अंततः सुख की प्राप्ति होती है। जो सुख Detached- हम चीज़ों में ढूंढते हैं वो इटरनल भी हो सकता है। ठीक बात है। जैसे जैसे आप डिटेच होते चले जाते हैं, अंदर की जो संतुष्टि है, जिसे हम आत्मसंतुष्टि कहते हैं, जी, वो जागृत होने लगती वो है। जागृत होने लगती है। डिटैचमेंट होना एक बहुत जरूरी चीज है, जरूरी है। और ये बहुत अनुभव से आता है, क्षमा से आता है, संतोष से आता है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये कहने के लिए तो आसान लगता है और इसके परिणाम भी ऐसा लगता है कि बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इसे प्रयोग करना, व्यावहारिक रूप से प्रयोग करना, ये बड़ा कठिन होता है। लेकिन ये पहले से इसके परिणाम आ चुके हैं। जिन्होंने भी इस मार्ग को अपनाया है, उन्होंने, जो आपने कहा है जागृत होते हैं, जो जागृति उनमें, बिल्कुल आ जाती है। जागृति कह सकते हैं, या व्यक्तित्व का विकास भी कह विकास सकते भी कैसे, हैं। मैं तो उसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये व्यक्तित्व का विकास ही है सर। बिल्कुल है। और व्यक्तित्व के विकास के लिए सारे गुणों को हमें अपने अंदर किसी तरह हम स्थापित कर पाएं, जी, ये जी। बहुत जरूरी होता है। सामान्यतः हम ये मानते हैं कि विकास जो होता है चीज़ों को प्राप्त करने में होता है, लेकिन आपकी बातों से ये साबित होता है कि प्राप्त करना ही नहीं, उसे छोड़ना भी आना चाहिए, छोड़ ही देना चाहिए अगर कोई कर पाए इस तरीके से। अगर कर सकते। और छोड़ना वैसे कुछ है नहीं, मन की एक अवस्था में स्थित होना है। हाँ जी, जैसे पकड़े रहेंगे वैसे ही अपने व्यक्तित्व से हम नीचे होते चले जाएंगे, और उससे प्रभावित होते जाएंगे, प्रभावित होते जाएंगे, उलझते चले जाएंगे। उलझते चले जाएंगे। उलझन उससे- अगर आप नहीं चाहते हैं तो जो है अतुल गर्ग जी की बातों के साथ में आप रहिए, इनकी फिल्मों को भी आप देखिए, देखते रहिए, क्योंकि इनकी बातों से साबित निश्चित रूप से हो गया है कि एक बड़ी ही स्वच्छ और अपनी संस्कृति को, अपने लोगों को साथ में लेकर चलने वाली फिल्मों का आप निर्माण करते रहे हैं और आने वाले दिनों में भी आप करेंगे। ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं और कई बहुत बातें अच्छे ऐसी भी हैं जो व्यवहारिक लग नहीं सकती हैं, लेकिन आपकी बातों से, और जहाँ तक स्टडी की बात है और जो पूरी दुनिया मानती है कि जब तक हम अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, हम दूसरों को नहीं समझ पाएंगे। तो कोशिश ये भी होनी चाहिए कि हम अपने आप को समझते चले जाएं, दूसरों को भी समझते चले जाएं, इस जीवन को सुंदर, खूबसूरत, बेहद सुंदर बनाते चले जाएं। अच्छा ये बताइए, अगर वो जो लेखक हैं जो लिख रहे हैं अभी, वो और सुंदर, बहुत प्रभावी और व्यापक और किस तरह से लिख सकते हैं? कोई संदेश देना चाहें आप? मैं तो सर कहूंगा, एक तो जिंदगी में उलझावों को कम करें जी, और पढ़ें खूब। पढ़ना बहुत जरूरी है, इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ें,
किताबी कीड़ा होने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ते ही जाएं, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए और समाज की जानकारी होनी चाहिए हमें, बिल्कुल। समाज किस तरफ जा रहा है। और अगर भारत के हैं तो भारत क्या है, बड़ी प्राचीन हमारी महान संस्कृति है, सनातन संस्कृति बड़ी महान है। और ऐसा क्या था कि भारत की मेधा ने हमेशा स्पिरिचुअलिटी को, धर्म को में चली गई थी, सारी मेधा हमेशा उधर चली गई। जीवन के गहरे प्रश्नों के बारे में उन्होंने जानने की कोशिश की, मनुष्य को जानने की कोशिश। जैसे पश्चिम को हम देखें तो पश्चिम ने पदार्थ के बारे में बहुत ही ज़्यादा काम किया और हमने चेतना के बारे में बहुत काम बिल्कुल। किया। तो अगर हम भारत में हैं तो भारत में हमें चेतना को समझने की कोशिश करनी चाहिए, मदद लेनी चाहिए। जैसे हमारे जो शास्त्र हैं, अगर हम लेखक बनना चाहते हैं तो हम जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारी दूसरी चीज़ें, जो हमारा वांग्मय जिसको कहना चाहिए, उसकी तरफ भी थोड़ा सा, क्योंकि उससे मनुष्य को समझने में बड़ी मदद मिलती है। क्योंकि जब तक मनुष्य को हम नहीं समझेंगे तो हम किसी को नहीं किसी समझते। को, आप देखिए ना, कबीर को हम पढ़ते हैं तो समाज को समझने में भी मदद मिलती है और खुद को भी समझने में मदद मिलती है। बिल्कुल। तो ये सारा, मैं तो कहूँगा कि लेखन, मेरे लिए तो ऐसा अनुभव है मेरा कि लेखन जो है एक सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस है। जितना हम खुद को समझते जाएंगे, देश को, समाज को, वहाँ के लोगों को समझते चले जाएंगे, उतना ही हम लिखने में अच्छे होते चले जाएंगे, ज़्यादा लोगों की बात अपने लेखन में और अपने प्रोडक्शन में हम अव्यक्त कर पाएंगे। बिल्कुल, जो जी स्थितियां हैं, जी जो परिस्थितियां हैं, जी वो कैसा है, अंधेरा है, उजाला है, क्या होना चाहिए, क्या कुछ किया जा सकता है, ये प्रश्न भी उठाए जा सकते हैं और तभी जब श्याम- आप उनसे जुड़ेंगे। और श्याम जी, ये बड़ी जिम्मेदारी भरा काम और है। जिसके पास अंधेरा है वो अंधेरा बांटेगा, जिसके पास उजाला है वो उजाला बांटेगा। निश्चित रूप हमारे पास जो कुछ होता है हम वही देते हैं दूसरों को। इसलिए बेहतर ये है कि वो इकट्ठा करें जो बेहतर चीजें हैं, तो हम सकारात्मक दे पाएंगे। अगर हमने गलती से अगर गलत चीजों को इकट्ठा कर लिया, हम बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। और वैसे भी लेखक और जो प्रस्तुतकर्ता हैं, जी जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो फिल्म निर्माण करने वाले लोग हैं, वो जो भी अपनी बात कहते हैं उसमें संदेश साफ, सुंदर और सार्थक होता है जी। और बेहतरी के लिए होता है। बेहतरी के लिए होता है और वो बड़ी जिम्मेदारी भरा काम है, बिल्कुल। क्योंकि हम समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं, तो वो हमारी सोच उसमें परिलक्षित होती है, और वो होनी चाहिए। वो होनी चाहिए। तो आपने हमारे साथ यहाँ पर इतनी बेहतरीन, इतनी अच्छी बातें की, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते आपने हैं। मुझे मौका दिया अपने श्रोताओं से रूबरू होने का, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस लायक समझा। विविध भारती पर आपने जो अच्छी बातें कही हैं, आने वाले जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं और जो कुछ आप कर रहे हैं, उस काम को आप और द्रुत गति से करते चले जाएं, क्योंकि वो बड़े ही सार्थक भाव के साथ किए जा रहे हैं जी, जी। और सात्विक भाव के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले दिनों में बहुत कुछ अच्छा आपके जीवन में भी हो, आपके साथ जुड़े हुए प्रत्येक जन के साथ हो, ऐसे हम कामना भी करते हैं और आपको बहुत 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 शुभकामनाएं बहुत देते हैं। धन्यवाद।